नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपनी कक्षा कार्यक्रम को वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में कुछ बिजीनेस आ गया था कई कारणों से, लेकिन अब बिल्कुल फ्री हैं और लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। और राजनीति विज्ञान, नेट, जेआरएफ और स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है वो आगे बढ़ेगा। तो हम पढ़ रहे थे, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम पढ़ रहे थे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तू। तो आज का हमारा टॉपिक है अरस्तू का दास्ता का सिद्धांत। अरस्तु दास्ता के सिद्धांत के बारे में क्या कहता है कि अरस्तु, देखिए, अरस्तु एक ऐसा विचारक है जो दास्ता को प्राकृतिक मानता है, नैसर्गिक मानता है, नैतिक मानता है। उसका यह कहना है कि दास्ता प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने कुछ लोगों को शासक होने के लिए बनाया है और कुछ लोगों को शासित होने के लिए बनाया है। तो दास्ता एक प्राकृतिक, अरस्तु कहता है दास्ता एक प्राकृतिक विचार है या ये तथ्यात्मक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा फिर उसने क्या कहा है कि दास्ता संबंधी जो विचार है अरस्तु का, उसमें वो ये कह रहा है कि दास कौन है? विवेक शून्य व्यक्ति है। और वह जो विवेक शून्य व्यक्ति है वह नैतिक दृष्टि से इसलिए भी दास्ता को समर्थक बन जाता है अरस्तु का, अगर वह योग्य और गुणी स्वामी के नियंत्रण में रहेगा तो उसके अंतर्गत सद्गुणों का विकास हो जाएगा। और जैसे ही उसमें सद्गुणों का विकास होता है, दास दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। और स्वामी को क्या फायदा रहेगा? स्वामी को यह फायदा रहेगा कि दास अगर स्वामी के सारे कार्यों का संपादन कर लेता है तो स्वामी को टाइम मिल जाता है, समय मिल जाता है, अवकाश मिल जाता है। और उस अवकाश का प्रयोग स्वामी अपने कार्यों में लगा सकता है। मतलब कौन से कार्यों में? अपना बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का कार्य और राज्य कार्यों में भाग लेने का कार्य। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा का प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से समर्थक बन जाता है। फिर अरस्तु कहता है कि घर गृहस्थी के अंतर्गत कई प्रकार की संपत्ति होती है। जैसे एक होती है सजीव संपत्ति, एक होती है निर्जीव संपत्ति। तो निर्जीव संपत्ति तो जैसे कार है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, खेत है, खलियान, प्लॉट्स, ये हैं कैसी? निर्जीव संपत्ति। सोना चांदी निर्जीव संपत्ति। और सजीव संपत्ति क्या है? जैसे दास, पशु। तो इस प्रकार अरस्तु दास को सजीव संपत्ति मानता है, यहां तक भी समर्थन कर रहा है। अब बात यह है कि अरस्तु कहता है कि दास्ता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक दास्ता, कि कुछ लोग जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त विवेकहीन होते हैं, अतः उन लोगों को योग्य स्वामियों के नियंत्रण में रहना चाहिए, इससे उनकी नैतिक उन्नति होती है और उनका भी फायदे का विषय है। तो ये तो होता है प्राकृतिक दास। और एक होता है वैधानिक दास या कानूनी दास। ये कौन से प्रकार का दास होता है? वैधानिक या कानूनी दास वो होता है जिसमें, जैसे मान लो एक राजा ने दूसरे राजा पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद वो पहला वाला, एक राजा हार गया, एक जीत गया। जीतने वाले ने हारने वाले के सारे सैनिकों को, परिवारी जनों को अपना गुलाम बना लिया, दास बना दिया। तो वो दास होते हैं वैधानिक दास या कानूनी दास। तो अरस्तु वैधानिक या कानूनी दासता का समर्थन नहीं करता। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अरस्तु दास प्रथा का समर्थन तो करता है, लेकिन कौन से प्रकार की दास प्रथा का समर्थन करता है? कौन से प्रकार की दास प्रथा का समर्थन करता है? प्राकृतिक या स्वाभाविक दासता का समर्थन करता है। वैधानिक या कानूनी दासता का समर्थन अरस्तु नहीं करता है। फिर अरस्तु क्या कहता है कि दास परिवार का सदस्य है। अरस्तु राजा को आदेश देता है कि स्वामी को दास से पुत्रवत प्रेम करना चाहिए। अगर कोई स्वामी दास के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है तो अरस्तु राजा को आदेश देता है कि ऐसे स्वामी को दंडित किया जाए। ऐसे स्वामी को क्या किया जाए? दंडित किया जाए। और दास अगर योग्य हो जाए या गुणवान हो जाए, स्वामी के सानिध्य में रहते हुए योग्य हो जाए या गुणवान हो जाए, तो फिर ऐसे दास को दासता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। अगला विचार अरस्तु क्या दे रहा है कि यूनानी या हेलेनिक, यूनानी को अरस्तु हेलेनिक बोलता था।
कि किसी यूनानी या हेलेनिक को दास नहीं बनाया जा सकता है। दास प्रथा प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, आवश्यक है, लेकिन किसी यूनानी या हेलेनिक को दास नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यूनानी एक सभ्य जाति होती है। तो आप देखिए, यहां अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार में नस्लीय भेद निकल कर आ रहा है। कैसा भेद निकल कर आ रहा है? नस्लीय भेद निकल कर आ रहा है। अरस्तु कह रहा है कि यूनानी को दास नहीं बनाया जा सकता, दुनिया में किसी भी देश के नागरिक को दास बनाया जा सकता है, लेकिन यूनानी को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यूनानी एक सभ्य जाति है। तो अरस्तु की दासता का विचार नस्लीय भेद से संबंधित है या नहीं है? है। नस्लीय भेद है, सीधे सीधे। एक अरस्तु क्या कह रहा है कि दास प्रथा वंशानुगत नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? वंशानुगत नहीं होती है। मतलब अगर किसी दास के पुत्र या पुत्री योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, तो उनको दास नहीं बनाया जाएगा। अर्थात दास प्रथा वंशानुगत नहीं है अरस्तु की दृष्टि में। इस प्रकार अरस्तु अपने दास प्रथा का विचार देता है। यहां आप एक चीज में अंतर करोगे कि अरस्तु की दास प्रथा का विचार, अरस्तु का दास घरेलू नौकर नहीं है। कहीं आप ये सोचने लग जाएं कि भाई वर्तमान में जो घर में जो नौकर पाए जाते हैं, अरस्तु का दास कहीं नौकर का समानार्थक है क्या? अरस्तु का दास घरेलू नौकर नहीं है, क्योंकि दास का आधार विवेक शून्यता है। मतलब दास में विवेक कम है, इसलिए वो दास बनने योग्य है। तो दास का आधार क्या है? विवेक शून्यता। ठीक है। जबकि घरेलू नौकर क्या है? घरेलू नौकर अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण नौकरी कर रहा है, उसका आधार विवेक शून्यता नहीं है। एक तो ये अंतर है घरेलू नौकर और अरस्तु के दास में, कि अरस्तु का जो दास है वो क्या है? वो विवेक शून्यता के कारण दास है। घरेलू नौकर आर्थिक मजबूरी के कारण नौकर बन रहा है। दूसरा अंतर, अरस्तु का दास परिवार का सदस्य है। अरस्तु ने दास को परिवार का सदस्य माना है, जबकि घरेलू नौकर परिवार का सदस्य नहीं होता। एक और अंतर करें, मार्क्स नामक एक राजनीतिक विचारक हुआ है, उसने दो वर्ग माने हैं समाज के अंतर्गत। उद्योग पूंजीवादी समाज में उसने दो वर्ग माने, एक तो पूंजीपति और एक सर्वहारा। पूंजीपति वह जिस पे समाज के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व जिसके हाथ में है, वो पूंजीपति है। और सर्वहारा कौन है? जो पूंजीपति के साधनों से उसके यहाँ पर कार्य कर रहा है और अपनी आजीविका प्राप्त करके अपनी रोटी पानी खा रहा है। मतलब जिसके हाथ में कोई संसाधन नहीं है, वो सिर्फ अपना श्रम बेच रहा है और खाना खा रहा है, वो सर्वहारा है। तो अरस्तु का दास मार्क्स का सर्वहारा भी नहीं है। ये कंसेप्ट की बात है, ये समझने की बात है। अरस्तु का दास मार्क्स का सर्वहारा भी नहीं है। सर्वहारा कैसे नहीं है? कि मार्क्स ने जो सर्वहारा और पूंजीपति के बीच में जो विभाजन किया था समाज को दो वर्गों में, उसका आधार आर्थिक है। अर्थात जिसके पास आर्थिक संसाधन है वो पूंजीपति है, और जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है वो सर्वहारा है। तो मार्क्स के सर्वहारा का आधार क्या है? आर्थिक विभाजन, आर्थिक असमानता मार्क्स के सर्वहारा का आधार है। जबकि अरस्तु के दास का आधार क्या है? अरस्तु के दास का आधार है विवेक शून्यता, कि उसमें विवेक नहीं है इसलिए वो दास है। दूसरा अंतर, अरस्तु का दास घरेलू कार्यों का दास है। केवल वो घर के कार्य करेगा जिससे कि स्वामी को अवकाश मिल जाए राज्य कार्यों में भाग लेने का और अपनी नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति का, इसलिए वो केवल घर के कार्य करेगा, जो अरस्तु का दास है। जबकि मार्क्स का सर्वहारा क्या है? उत्पादन, उत्पादन कार्य करने वाला व्यक्ति है। फैक्ट्री के अंतर्गत, कंपनी के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति है। तो ये अरस्तु का दास और मार्क्स का सर्वहारा, इसके बीच का अंतर है। लेकिन अरस्तु का ये दास प्रथा का विचार वर्तमान की लोकतांत्रिक दृष्टि से अमानवीय है, अतार्किक है। क्योंकि लोकतंत्र सभी को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देता है, जबकि दास प्रथा को मानने से समाज के वर्गों के अंतर्गत ही विभेद कर दिया जाता है। इसलिए अरस्तु का यह दास प्रथा का विचार भले ही अरस्तु की दृष्टि में नैतिक है, प्राकृतिक है या स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान की लोकतांत्रिक दृष्टि में मान्य नहीं है। यह है अरस्तु का दास प्रथा का विचार। अब एक बार मैं आपको नोट्स पे इसको पूरे को रीड करवा देता हूं, और अगर आप ऐप पर जुड़े हुए हैं तो ऐप पर ये पूरा मटेरियल आपको ऐप से आप डाउनलोड करा सकते हैं, फोटोकॉपी। ठीक है? ओके, थैंक यू।